लास्ट वीक भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिफेंस रिफॉर्म हुआ, मगर इस पर चर्चा बहुत कम हुई। इसीलिए मुझे लगा ज़रा आपसे वीडियो में इसके बारे में बात की जाए। देखिए, भारत के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं जो कि हमारे डिफेंस फोर्सेस, पुलिस, पैरामिलिट्री, इन सब को बहुत सारा सामान बनाकर देती हैं। ये फैक्ट्रीज़ हैं 41 और इनको चलाने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इनका कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है। अब आखिर ये बोर्ड क्या है, ये कितना पुराना है, इसके कॉर्पोरेटाइजेशन की डिमांड कब से उठ रही है, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। देखो, अगर हम बात करें कि ये बोर्ड कितना पुराना है, तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। 1775 में सबसे पहले एक बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस सेटअप किया गया था कोलकाता के फोर्ट विलियम में। उसके बाद 1787 में गन पाउडर फैक्ट्री स्टैब्लिश करी गई थी कोलकाता के ही ईशापुर में, और उसके बाद 1801 में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई गई थी, और तब से लेके अभी तक कुल 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की जा चुकी हैं। यानी कि ये तो साफ है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का सिलसिला बहुत पुराना है, और इनका जो रंग ढंग है, काम करने का तरीका है, वो भी अब काफ़ी पुराना हो चुका है। अच्छा, अभी इस समय जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उसमें 11 है जो एमिनेशन एंड एक्सप्लोसिव फैक्ट्रीज हैं, 10 है जो कि वेपन, व्हीकल एंड इक्विपमेंट फैक्ट्रीज हैं, और बाकी 20 हैं जो कि मटेरियल कंपोनेंट, आर्मर्ड व्हीकल्स और ऑर्डिनेंस एंड इक्विपमेंट फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइडेड है। इसके साथ साथ इनके 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स हैं और 5 रीजनल कंट्रोलर्स हैं। एक बड़ा हिस्सा जो वेपन, एमिनेशन और इन सब सप्लाईज का आता है टू आर आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस, वो इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही निकल कर आता है। अच्छा, इसमें क्या वेपन, क्या एमिनेशन आते हैं, उसकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एक बहुत पुरानी है, उनका रंग ढंग बहुत पुराना है, काम करने का तरीका बहुत पुराना है। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे भारत के लिए। अच्छा, अब बात आती है कि कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब क्या है। तो भारत की सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर से शुरुआत होगी इस चीज़ की, और इस दिन से ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं इनको 100% फुली ओन कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह देखा जाएगा, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होंगी। अच्छा, इन जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं इनको 7 DPSUs में डिवाइड कर दिया गया है। वो 7 नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। DPSUs यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब सवाल उठता है कि भाई, इतने सालों से जब ये चली आ रही थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, तो अब कॉर्पोरेटाइजेशन की क्या जरूरत पड़ी? उसके लिए आपको 2017-18 की कैग की रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इन फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन का टारगेट है वो 18 में अगर देखें तो 49% वो मीट हो पाया था, और उसके पहले भी अगर आप देखें तो 50% से ज़्यादा ऐसा टारगेट है जो मीट नहीं हो पा रहा था पिछले इससे 4-5 साल पहले तक। लगातार पूरी ये शीट निकल कर आती है। तो ये एक बड़ा सवाल था कि भाई, फैक्ट्रीज अपना टारगेट यानी कि प्रोडक्टिविटी मीट नहीं कर पा रही हैं। अगर आप क्वालिटी की बात करें तो एक इंटरनल रिपोर्ट निकल कर आई थी पिछले साल आर्मी की, जिसमें ये कह रहे थे कि 900 करोड़ से ज़्यादा रुपए के जो सामान है वो जो इन फैक्ट्री से निकल कर आए हैं वो वेस्ट हो गए, वो ख़राब थे, और इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इनके लिए अकाउंटेबल नहीं होता है। और इस फॉल्टी सामान की वजह से लगभग हर वीक एक एक्सीडेंट होता है, और उसमें कम से कम 20-25 जानें भी गई हैं, इंक्लूडिंग मिलिट्री फोर्सेस और सिविलियंस। तो ये एक बड़ा सवाल था इन फैक्ट्रीज पर कि प्रोडक्टिविटी भी कम है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा किया जाता है इन फैक्ट्रीज की तरफ से, यानी कि इनोवेशन पर जो जोर है, वो भी एबिस्मली लो है। ये बात कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखी थी। तो कोई इनोवेशन भी नहीं है, और इन सब का अगर आप रीज़न देखें तो ये पता चलता है कि इनके पास कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि मोनोपोली है इनकी मार्केट में। तो जब आपकी मोनोपोली होती है तब आप प्राइस अपने मन से लगाते हैं, आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, आप कहते हैं कि जो भी क्वालिटी का सामान निकल रहा है हमें क्या ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, कोई कंपटीशन ही नहीं है, और फिर आप डिले भी करते हैं चीज़ों को। तो फिर जब आप अकेले सप्लायर हैं तो लोग आप पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या थी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के साथ एक बहुत लंबे समय से चलते आ रही थी, और अब जाकर ये कॉर्पोरेटाइजेशन करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आ रहा है। सरकार ये चाहती है कि कॉम्पिटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पर जोर दिया जाए, और इसी तरह का बदलाव जॉब के सेक्टर में भी आ रहा है। अगर आप नई जॉब लेने जाते थे पहले, तो पहले आपसे कहा जाता था कि ये डिग्री दिखाओ, वो कागज़ दिखाओ।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्किल है क्या आपके पास कोई? अगर स्किल है तो आपको काम मिल सकता है, और इस बात में आपकी मदद कर सकते हैं हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर रीलेवल। रीलेवल दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी स्किल के बेसिस पर एग्ज़ाम देते हैं। वो एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आप भारत के बड़े बड़े स्टार्टअप्स में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए भी रीलेवल की तरफ से ही मदद की जाती है। और इन सब में सबसे बेस्ट बात बताऊं क्या है, ये रीलेवल का रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, जाकर अभी चेकआउट कीजिए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है और आपके पास स्किल है तो क्या पता आपकी भी जॉब लग जाए। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अभी तक किसकी जॉब यहाँ से लगी है, तो रीलेवल अचीवर्स का ट्विटर अकाउंट है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे स्क्रॉल करके देखिए, क्या पता अगली तस्वीर वहाँ पर आपकी लगी हुई मिले। तो आप ये सब करिए और हम लौटते हैं अपने वीडियो में वापस। अब जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कॉर्पोरेटाइजेशन की बात चलती है तो सवाल उठता है कि क्या ये कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है या इसकी डिमांड पहले भी चल रही थी। तो इसके लिए आपको एक डिटेल टाइमलाइन बताता हूँ। साल 2000 में टीकेएस नायर की कमेटी बनी जिन्होंने सजेस्ट करा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज कर दो। साल 2005 में विजय केलकर कमेटी बनी और उनका भी सजेशन बिल्कुल सेम था। साल 2015 में वाइस एडमिरल रमन पुरी की कमेटी बनी और उन्होंने भी बिल्कुल सेम सजेशन दिया। इसके बाद एक कमेटी बनी जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, मनोहर पारिकर, उन्होंने लीड करी और इस कमेटी ने कहा कि अगर आप कॉर्पोरेटाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट टाइम टू टाइम इसके रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए, कंसीडरिंग कि इनकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। इसके बाद जब मई 2019 में पीएम मोदी की सेकेंड टर्म शुरू हुई तो उन्होंने अगले 100 दिन में 167 ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज़ की लिस्ट बनाई जिसमें एक नाम ये था कि कॉर्पोरेटाइज करना है हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ को। इसके बाद जब मई 2020 आया और हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत का पैकेज लॉन्च किया गया तो उसकी 4th ट्रांच में निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस करा कि देखिए अब हम इसका कॉर्पोरेटाइजेशन करने वाले हैं। इसके बाद सितंबर 2020 में एक कंसोर्टियम बनाया गया जिसको लीड कर रहे थे केपीएम एडवाइजरी सर्विसेज। इन्हें अपॉइंट किया गया था एज ए स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट, जिनसे कहा गया था कि भाई बताइए कि हम कॉर्पोरेटाइज कैसे करेंगे। इसके साथ साथ इसी महीने यानी सितंबर 2020 में ही एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक ग्रुप बनाया गया जिसको ये कहा गया था कि आप देखेंगे, ट्रैक करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है इसके कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए। अक्टूबर 2020 में जब ये कॉर्पोरेटाइजेशन की बात उठी तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने कहा कि हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर चले जाएंगे। अब चूंकि उस समय हमारी सीमाओं पर चीन खड़ा था तो सरकार ने इस स्ट्राइक को इलीगल कहा और फिर बाद में इस इंडेफिनिट स्ट्राइक की बात जो थी वो डिफर हो गई। के बाद जून 2021 में कॉर्पोरेटाइजेशन के फाइनल प्लान को लॉन्च किया गया और जुलाई 2021 में एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस लाकर एक बार फिर से सरकार को ये कहना पड़ा कि आप स्ट्राइक पर नहीं जा सकते क्योंकि वर्कर्स बार बार स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे थे। इसके बाद अगस्त 2021 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई जो कि वर्कर्स की डिमांड को सीधे एड्रेस करती थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस ने राज्यसभा में ये जवाब देते हुए कहा कि जो भी हमारे अभी वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में, उनके पे स्केल, उनके अलाउंसेस, उनकी लीव, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़, उनकी करियर प्रोग्रेशन, उनकी पेंशन, इन सब की जिम्मेदारी सरकार की होगी और जैसे पहले चलता आ रहा था वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए वर्कर्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस थी उसमें से एक जो फेडरेशन थी उसने कहा कि ठीक है अगर ये बात है तो हम सरकार का सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्कर्स की जो फेडरेशन का क्या हिसाब किताब है, कौन है वर्कर्स की फेडरेशन और उनकी एक्चुअल डिमांड क्या है, क्योंकि वो साइड भी सुननी बहुत ज़रूरी है। कुल यहाँ पर 75,000 वर्कर्स हैं जिनकी 3 फेडरेशन हैं जिन्होंने एक लगभग ज्वाइंट फ्रंट सा बना लिया है 2019 से, और जैसा हर फेडरेशन के साथ होता है ये भी पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप से एसोसिएटेड है। तो पहला फेडरेशन है AIDEF जो कि एसोसिएटेड है लेफ्ट पार्टी से। दूसरा है INDWF जो कि एसोसिएटेड है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तीसरा है BPMS, ये एसोसिएटेड है RSS से। तो ये 3 ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी डिमांड रखी है। इनका ये कहना है कि ये जो प्लान सरकार कर रही है कॉर्पोरेटाइजेशन का, ये कमर्शियली अनवायबल है। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर कॉर्पोरेटाइजेशन होता है तो इसे आप ये समझ लीजिए इट इज़ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। तीसरी बात ये कहते हैं कि जब ये जून 2021 में फाइनल अनाउंस हुआ कि कॉर्पोरेटाइजेशन होने जा रहा है तो उन्होंने कहा इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर प्राइवेट एंटिटीज़, और जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, हमारे लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। मोस्टली ये जो 75,000 वर्कर्स हैं उन्हें ये लगता है कि इनके जो बेनिफिट्स हैं सरकार में काम करने के वो शायद चले जाएंगे जब ये कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए हम और आपको क्या चाहिए कि अच्छे से प्रोडक्ट बने, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, क्वालिटी इंप्रूव हो, टाइम पे सामान आए, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े मार्केट में, बट
वर्कर्स की डिमांड ये है कि भाई उनके जो गवर्नमेंट के बेनिफिट है, इतने सालों से उनकी सरकारी नौकरी लगी हुई है, वो अचानक से अगर कल के दिन छिन जाते हैं तो ये उनके लिए सही बात नहीं है। तो इसी बात को लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मगर जब सरकार ने ये कहा कि आपके बेनिफिट नहीं जाएंगे और आप इस बात से निश्चिंत रहिए, तो जुलाई 2021 में इन तीनों में से एक फेडरेशन ने कहा कि अगर सरकार इस बात को सुनिश्चित करती है कि वर्कर्स के हित सुरक्षित रहेंगे तो हम कोई बात नहीं, हम इस बात में सरकार को सपोर्ट करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली ये आरएसएस अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कांग्रेस अफिलिएटेड फेडरेशन है INDWF जिसने ये बात कही, क्योंकि BPMS जो आरएसएस अफिलिएटेड है और AIDAF जो लेफ्ट अफिलिएटेड है, ये दोनों ही अभी भी लगातार इस स्टेप का अपोज कर रहे हैं। तो इन कंक्लूजन यही समझ में आता है कि अभी तक जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ऑपरेट कर रही हैं ये मोनोपोलिस्टिक मॉडल पर ऑपरेट कर रही हैं। इनके पास प्राइस के लिए, क्वालिटी के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और इन्हें कोई इंसेंटिव भी नहीं है कि अपने प्राइस को कम करें या क्वालिटी को बढ़ाएं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करें। प्लस इनके पास ऑटोनॉमी नहीं है अपना डिसीजन खुद लेने के लिए। इनके सारे डिसीजन, सारे पैसे सब मिनिस्ट्री के अंडर से आते हैं। अगर कॉर्पोरेटाइजेशन होता है तो इनके पास एक ऑटोनॉमी आएगी, खुद का अपना डिसीजन ले सकेंगे, मोनोपोली नहीं रहेगी, कॉम्पिटिशन रहेगा, साथ साथ DPSUs हैं आपस में कम्पीट करेंगे, प्राइसेस को लेकर एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आएगा, क्वालिटी इन्हें इंप्रूव करनी पड़ेगी जब कंपटीशन होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये अच्छा है। प्लस जो वर्कर्स की डिमांड है कि भाई उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनकी जो अभी तक सर्विसेज मिल रही थी वो ना चेंज हो, तो वो भी सरकार ने कहा है कि उनको वैसे ही कि वैसे मिलती रहेंगी जैसे उन्हें पहले मिल रही थी। सो आई थिंक इट्स अ प्रिटी गुड स्टेप फ्रॉम ऑल अराउंड। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आई विल बी रियली क्यूरियस टू नो। और बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे पॉडकास्ट, सोशल्स और न्यूज़लेटर के, तो उन्हें चेकआउट करिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो रीलेवल का लिंक डिस्क्रिप्शन से जरूर चेकआउट करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो इसे लाइक करें, नीचे अपने थॉट्स बताएं कमेंट्स में और सब्सक्राइब करें इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस अहेड। मैं ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।